हाय फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं सब लोग? जय हिंद। जीएस पेपर 2 का डिस्कशन आज हमें लेना है मेंस 2025 के क्वेश्चंस के साथ में। तो जीएस पेपर 1 अगर आपने देख लिया है तो आपने देखा होगा कि कैसे क्वेश्चंस जो है इसमें आए थे। एटलीस्ट अभी आइडिया रख देंगे। अगर न्यू भी आप है, एग्जामिनेशंस अगर आपको मान लो कि नेक्स्ट ईयर देनी है या फिर उसके नेक्स्ट ईयर देनी है, तब भी एक 3 साल 4 साल का ट्रेंड जो है अगर आप देख के चलोगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आएगा कि हाँ भाई यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है हमारा जीएस पेपर 2 का डिस्कशन। ओके, देखो हम क्या करेंगे, कैसे इसको लेके चलेंगे। पहले तो क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में क्या डिमांड है, कैसे है, देन उसके बाद में इसको मतलब ये कहाँ से ये क्वेश्चन आया, तो हमारा जो डिस्कशन है वो इसके अकॉर्डिंगली चलेगा। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से क्या आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ना इसको देख के क्या फील करना कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये क्वेश्चन पेपर आपको मिला होता तो आप इसको लेके कैसे समझते, क्वेश्चंस कैसे समझते, 3 घंटे में जो है ये क्वेश्चंस को क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ इसमें आपने फेस करनी है, ये सब अभी से आप अंडरस्टैंड करके चलोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, जैसे टोटल मैंने बताया जीएस पेपर 2 में कौन से सब्जेक्ट होते हैं पहले वो मैं बता देती हूँ। जीएस पेपर 2 का जो सब्जेक्ट होता है वो है आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, ठीक है, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ये आपके सब्जेक्ट है। अब देखो ये सब्जेक्ट में कहाँ पे कैसे ये क्वेश्चंस पूछा गया। पहला क्वेश्चन लेते हैं, सेम भी पैटर्न है जीएस 1 की तरह ही। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें 150 नंबर में आपको उसका आंसर देना है, एंड नंबर नहीं मतलब वर्ड्स में। देन उसके बाद 11 से लेके 20 नंबर के क्वेश्चन में 250 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, जो कि 15 नंबर का होता है। और एक बात, ये जो आंसर शीट होता है ये पहले से ही इसमें स्पेस दिया होगा। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है, स्पेस आपको यहाँ पे 2 पेजेस का दिया होगा। तो जो 10 नंबर का है वो आपको 2 पेजेस में लिखना होता है, और जो 15 नंबर का है वो आपको 3 पेजेस इसमें दिए होते हैं। तो जो क्वेश्चन अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो हम यहाँ पे अगर पलट के जो क्वेश्चन हमें आता है उसके पीछे जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि क्या क्वेश्चन इसमें आया था। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, एनालाइज वेदर द इंक्रीज इन द एसेट ऑफ लेजिस्लेटर and or the associates disproportionate to their known sources of income would constitute under influence and consequently the corrupt practices। मतलब क्वेश्चन इतना 4 लाइन का क्वेश्चन बना दिया, लेकिन सबसे पहला आपको देखना है कि ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। क्वेश्चन का थीम क्या है, डिस्कस करने को बोला है। करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस मतलब कि अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स किस लिए बनाया गया है कि करप्ट प्रैक्टिसेस अगर इलेक्शन के टाइम पे उसको रोकने के लिए इसमें क्या प्रोविजंस दिया गया है, ठीक है। इसका डिस्कस करना है पहला पार्ट 10 नंबर में। देखो 15 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ लिया। एनालाइज करना है कि अगर इंक्रीज इन एसेट होता है कोई भी विधायक का या लेजिस्लेटर का या फिर उसके एसोसिएट का, इसका मतलब क्या वो मतलब नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम उसने मतलब कुछ ऐसा गोलमाल किया है, और क्या ये करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर में आता है, ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप आंसर शुरू करोगे तो क्या क्या चीज़ वो आंसर में होनी चाहिए, ये सब चीज़ जो है फिंगर टिप्स में आपको रखना है। और अभी आप ये सारे, ऐसा नहीं है डिस्कशन देखो इसलिए मैं डिस्कशन ले रही हूँ, ये डिस्कशन से आप क्या सीख रहे हो, क्या क्या पॉइंट आप इसमें बना रहे हो, उसी के साथ साथ कैसे मतलब इसमें आपको सोचना है, ये भी साथ साथ नोट्स लेके बना के चलो। तो सबसे पहले पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कीवर्ड्स है इसके। कीवर्ड्स एक तो डेफिनेशन जहाँ पे पूछा जाता है देना पड़ेगा। करंट का टॉपिक होता है तो करंट अफेयर्स में से अगर कोई चीज़ आप इसमें से रिलेट कर सकते हो तो उसको आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो।
दूसरा करंट अफेयर्स के साथ साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या हाई कोर्ट का जजमेंट, इस तरीके से कोई अगर केसेस वगैरह आया है तो वो केस भी आपको यहाँ पे लगाने। और अगर एक्ट के बारे में पूछ लिया तो भाई हम फंस गए, क्योंकि एक्ट को लेके हमें बताना पड़ेगा ये एक्ट के अंदर में क्या क्या चीज़ें दी गई है। नॉर्मली हमें इतना एक्ट याद नहीं रहता, फीचर्स हम इसको याद नहीं करते, ठीक है। मान लो कि जो लोग प्रीलिम्स के पीछे पड़े हैं, प्रीलिम्स क्लियर करवा दिया, बट मेंस में उसका अटक जाएगा, क्योंकि उनका जो स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होना चाहिए कि कुछ भी मतलब एक्ट हो गया, मतलब फैक्ट आना चाहिए, एनालिसिस आना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन था करेक्ट प्रैक्टिसेस जो कि हमें बताना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्यों लाया गया, इट डिफाइंस व्हाट, ये आपको इंट्रोडक्शन, अगर आपने ऐसे इंट्रोडक्शन दे दिया तो सोचो एकदम बढ़िया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर की फीचर्स क्या क्या है, तो इसमें बोला ना पहला कि डिस्कस द करेक्ट प्रैक्टिसेस फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, तो ये आपको फीचर्स बताने, देन आपको इसके बारे में क्वेश्चन करना है। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन आया क्यों और कौन से सिलेबस में से है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के कीवर्ड्स जो है ये सब होनी चाहिए। तो ये आता है आपका टॉपिक जो कि हमारा दिया है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये पूछा है, ठीक है। और क्यों पूछा है, क्योंकि ये ना न्यूज़ में था, ऑन गोइंग डिबेट चल रहा था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। इवन पहली बार आपने देखा होगा कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन हुए नहीं अभी, सारे स्टेट में इलेक्शन होने बाकी है, चीफ मिनिस्टर्स इलेक्शन तमिलनाडु में होने वाला है नेक्स्ट ईयर। अभी जो है ये वोटर को लेके झारखंड, बिहार, ये सब का न्यूज़ जो है आ रहा था। तो उस समय इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहिए ताकि इलेक्शन के टाइम पे अगर क्रिमिनल कोई है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब कि अगर कोई क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आना चाहता है उनको कैसे मतलब हम रोक सकते हैं। एंड कैंडिडेट एसेट, अगर मान लो उसके पास जितनी प्रॉपर्टी है जो भी है, डिस्क्लोजर्स यहाँ पे करना होगा इलेक्शन के टाइम पे। ये एक टॉपिक था, इसलिए ये क्वेश्चन इन्होंने ऐसा घुमा के पूछ लिया, पूरा का पूरा करंट का ही टॉपिक था। अब इसको लिखना कैसे है देखो, इंट्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 लेज डाउन इलेक्ट्रल। तो मैंने बोला ना इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना है कि ये करता क्या है, डिफाइंस की क्या क्या कानून होना चाहिए, इलेक्ट्रल लॉस। देखो अगर नहीं भी आता तो आंसर बना सकते हो, इलेक्ट्रल लॉस, ठीक है, इसमें क्या प्रोविज़न दिया है, ठीक है, क्या इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस, ऐसे करके आप कुछ लाइटली इसमें बना सकते हो ताकि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सके। अब ये क्या पढ़ के आना है ऐसा नहीं, आप लिख सकते हो इसको, लेकिन हाँ यहाँ फंस जाओगे कि इसके अंदर में दिया क्या है फीचर्स करप्ट प्रैक्टिसेस को लेके। तो जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यहाँ पे पढ़ते हैं तो करप्ट प्रैक्टिसेस सेक्शन 1, 2, 3, अगर बहुत अच्छा खासा किसी को कुछ याद है, किसने अच्छे से प्रिपेयर किया इस चीज़ को, तो वो यहाँ दिखेगा उसके आंसर में कि क्या क्या फीचर्स इसमें दिया है जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस हम बोलते हैं। अब ये पार्ट आपका क्वेश्चन यहाँ, इसको आपको पॉइंट्स में लिखने हैं कि किसी को ब्राइबरी देना, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस करना, या फिर ब्राइबरी में आता है जैसे कि नहीं फ्रीबीज देते हैं कि ये लो पकड़ो 5,000 रुपये, मिक्सी ग्राइंडर आपको ये दिया जाएगा, ये सब रोका गया। अंडर इन्फ्लुएंस, या फिर कुछ जो गुंडे आ गए, मवाली आ गए, सबको बोल रहे हैं कि इसी में बस आपको वोट डालना है, ठीक है, ले जाके वहाँ पे आपका वोट डलवाया जा रहा है, ये सब इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर में आता है। अपील ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ये सब नहीं करना है। पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट कैंडिडेट्स, ये नहीं देना है, ऐसे करके। और अगर डिसअप्रोप्रिएट मतलब कि एसेट ग्रोथ होना प्रॉब्लम नहीं है, बट मान लो कि बहुत ज़्यादा अगर वो ग्रोथ दिख रहा है तो ये एक मतलब नॉन एक्सप्लिसिटली लिस्टेड एज करप्ट प्रैक्टिसेस, बट अगर मिसयूज़ किया है इन्फ्लुएंस, ब्राइबरी, तो वो फिर अंदर में आ सकता है। तो इसको लेके ना एक केसेस था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बोल के 2002 में, जो इसको बताते हैं कि एसेट डिस्क्लोजर्स क्या क्या होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए। अब ये पार्ट आपको गवर्नेंस के साथ भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो जुडिशरी को लेके या फिर कोई भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आप इसको बोल सकते हो कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बोल के एसेट डिस्क्लोजर्स बहुत ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी में। तो कंक्लूजन में आप दे सकते हो कि वाइल अनएक्सप्लेन्ड एसेट ग्रोथ यहाँ पे करप्शन को बताता है, ठीक है, बट लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है करप्ट प्रैक्टिसेस में, ठीक है। समझ में आ गया कौन से टॉपिक में से हमने ये
क्वेश्चन जो है उठाया और कैसे इसको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था comment on the need for administrative tribunal as compared to the court system. Comment on the need of administrative tribunal as compared to the court system. Right? तो comment on the need of administrative tribunal as compared to the court system. कमेंट करने को बोला है कि बताओ, कमेंट करो कि क्वेश्चन को समझो, ठीक है। नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सो कमेंट ऑन द नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एज कंपेयर टू द कोर्ट सिस्टम। इसमें क्या बोला है, देखो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे है, सबसे पहले कमेंट बोला है, ये हमारा डायरेक्टिव्स है। डायरेक्टिव्स मतलब हमें ये क्वेश्चन को देखते हुए बताना है कि हमें कमेंट करना। कमेंट मतलब डिस्कस और कमेंट का क्या डिफरेंस होएगा। डिस्कस मतलब जो भी आपको इसके ऊपर आता है आपको डिस्कस करना है। कमेंट मतलब आप बताओ अपने से, तो लास्ट में आपको अपना थोड़ा ओपिनियन देना पड़ेगा कंक्लूजन में, ठीक है। तो ऑन द नीड, तो यहाँ पे आपका जो कीवर्ड है क्या है, नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। आपको क्या करना है, बताना है कि क्या ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, ठीक है। और एज कंपेयर टू कोर्ट सिस्टम, तो डिफरेंस भी बताना है, नीड भी बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होता है, कोर्ट सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्यों अलग है दोनों। ये पहला पार्ट आपको डिस्कस करना है। और माइंड करो यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको केवल 2 पेजेस से दी जाएगी। पहला पार्ट ही यहाँ पे दे दिया है। फिर दूसरा पार्ट पे आते हैं, एसेस द इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म। इसका मतलब करंट अफेयर्स में आपको पूछ लिया कि अभी अभी कुछ ट्रिब्यूनल का जो रिफॉर्म हुआ है आप बताओ थ्रू रैशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल। देखो 2021 में ये ट्रिब्यूनल को रिफॉर्म्स की बात की थी। अब कौन से साल में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, 2025 में। लेकिन आप खुद देखो कि ये खास करके कल वाले पेपर में भी मैंने बताया था कि 2021-2022 का ये करंट अफेयर्स उठा के 2025 में आपको पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम 4 साल का जो करंट अफेयर्स है उसमें से क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ रहा है, ये आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। तो 2021, 22, 23, 24, 25 4 साल का करंट अफेयर्स ये लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। अब 2 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है यहाँ पे। एक जिसमें आपको बताना है, आपका दिमाग में आपको स्ट्रक्चर बना के चलना है कि भाई यहाँ पे क्या पूछा है। पहला 1 पेज में, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को डिस्कस करना है। दूसरे पार्ट में आपको दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को डिस्कस करना है। एग्जाम की जो टेंशन होती है, हम लोग क्या करते हैं, बस एक ही को डिस्कस करने में लगे रहते हैं। ये याद करो कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर आपको ये इसके लिए अलॉट किया गया है और 5 नंबर इसके लिए अलॉट किया गया है। हम क्या करते हैं, पेज भर देते हैं, बाद में याद आता है कि यार ये तो रीसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसके ऊपर डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसमें इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का आपका इंट्रोडक्शन 3 तरह का होता है, जैसे मैंने बताया। या तो आप इसका डेफिनेशन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, ठीक है, या तो आप इसके बारे में आर्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म लिखना है, या तो आपको रीसेंट में कुछ हुआ है वो लिखना है। ये 3 तरीके से ही आप कोई भी सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन दे सकते हो। अब पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे रिलेवेंट होता है, जिसमें हम लोग को बढ़िया सा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में ये डालना है कि भाई तुमने क्यों पूछा ये क्वेश्चन, मेरे को पता चल गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इंट्रोडक्शन। तो देखो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का सबसे पहले डिमांड ये होता है कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करो। फॉर एग्जाम्पल इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B में दिया गया है। सीधा बता दो, देखो पढ़ के आए हम, रट्टा मार के आए हम, तो लिखेंगे। तो जहाँ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आपको नंबर चाहिए, तो यही आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, दे दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अंडर आर्टिकल 323A और 323B में आता है। लेकिन ये नहीं कि यही लिख के छोड़ दिया, भाई क्या करने को दिया, आपको बताना पड़ेगा कि ये बताता है कि कैसे एक स्पीडी जस्टिस होना चाहिए सर्विसेज में,
कौन से सर्विसेज में? ग्रुप ए सर्विसेज में। जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो आपका जो अगर कोई केसेस वगैरह में अगर आपको इन्वॉल्व हो कर दिया गया है तो आपको यहाँ पे कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए यहाँ पे कैड बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सर्विसेज एंड टेक्निकल मैटर्स इवन कोर्ट से बाहर आपको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये ना एक तो आर्टिकल क्या है और ये क्यों बनाया गया है, बस इतना ही इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, क्योंकि टॉपिक क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। या फिर ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि सबसे पहले तो ये पॉलिटी का कौन से पार्ट में आता है सिलेबस का? ये आता है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी, जो कि हमारे सिलेबस में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी। अब मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्वेश्चन देखते साथ ना आपको आंसर नहीं पता चलेगा। क्वेश्चन देखते साथ आपको थोड़ा सा सिलेबस में ये कौन सा पार्ट में से आता है, अगर वो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको वो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या प्रिपेयर किया है, नोट्स, ये सब चीज़ आप जल्दी से उसको दिमाग में लेके आ सकते हो। तो ये ना मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, क्वेश्चन देखते साथ ना जितना स्मूथली आप उसको हैंडल करोगे सिलेबस को, उतना जल्दी वो टॉपिक आपको याद आना शुरू हो जाएगा कि भाई इसमें तो ये दिया है। क्यों आया था? देखो कि गवर्नमेंट, ये लिखना नहीं है आपको, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन दिया है। गवर्नमेंट एबॉलिश मर्जर सेवरल ट्रिब्यूनल। 2021 में गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया था कि सेवरल ट्रिब्यूनल जो यहाँ पे बनाया गया इसको एक साथ मर्ज कर दो, ताकि हम कम से कम ट्रिब्यूनल की जो इंडिपेंडेंस है वो थोड़ा यहाँ पे हम मेंटेन कर सके। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स को रखने का मतलब नहीं है, इसको मर्ज कर दो। इसी में से क्या किया, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन हमारा दो पार्ट में। पहला पार्ट देखो क्या है, नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो आप या तो इसको क्या कर सकते हो, हेडलाइन यहाँ पे साइड हेडिंग दे सकते हो, लेकिन आपका जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन के ऊपर पहले जो है आपका हेडिंग नहीं आना चाहिए। तो मैंने बस ऐसे ही आपको यहाँ पे लिख दिया। आपका आंसर देखो आप कैसे स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जांपल ये आपका खाली पेज है, ठीक है, खाली पेज में आपको लिखना है जो इंट्रोडक्शन में लिया है वो आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद पैरा चेंज करना है और सीधा लिखना है कि नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, एंड 2020 रिफॉर्म्स क्या था। तो आप बोलोगे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का फ़ायदे आपको लिखना है। आप बोलोगे स्पीडी जो ट्रायल, ठीक है, स्पीडी ट्रायल, और टर्म्स यहाँ पे वही सब लिखने हैं। दूसरा, ये बर्डन कम करता है जुडिशरी का, हर कोई वहाँ पे हाई कोर्ट जाना चाहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है। टेक्निकल एक्सपर्टाइज देता है, फॉर एग्जांपल वो ट्रिब्यूनल किसके लिए बनाया गया है, सर्विसेज के लिए, तो वो सर्विस ओरिएंटेड जो लोग वो टॉपिक के बारे में जानते हैं वही लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये टेक्निकल एक्सपर्टाइज मिलेगा सर्विस में लेके, टैक्सेशंस को लेके, क्योंकि हमारे पास ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है कि टेम्पररी ट्रिब्यूनल भी बनाया जा सकता है जब भी नीड होगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई नीड होगा टैक्सेशंस को लेके, अगर कोई इन्वायरमेंटल केसेस को लेके होगा, तो जैसे हमारे पास NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोविजन दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि परमानेंट भी हो सकता है और टाइम टू टाइम वो ट्रिब्यूनल को बनाया जा सकता है। इसका मतलब वहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टाइज मिलेगा। तीसरा, इनएक्सपेंसिव, ठीक है, डिस्पाइट यहाँ पे रेजोल्यूशन, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा जज और ये सब चीज़ में ट्रिब्यूनल में कौन बैठता है वो इम्पॉर्टेंट है, बट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, लोग सीधा यहाँ पे जाके उसको रेमेडी मिल जाएगी। अब यहाँ पे रिफॉर्म्स के ऊपर आपको बात करना है, क्योंकि सेकंड, अब देखो ये नहीं है कि ये 3 ही आंसर है, ये तो बस मैंने कुछ आपको आंसर बताए हैं। आपको ये सेंटेंस में लिखना है कि इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑन जुडिशरी, फॉर एग्जाम्पल बोल के आपको एग्जाम्पल भी डालने हैं और एक सेंटेंस में आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट अगर आपने फर्स्ट पार्ट में लिख दिया तो कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें से आपको 2-2.5 नंबर तो वहाँ पे एग्जामिनर दे देगा। बेस्ट इंट्रोडक्शन दे दिया, आर्टिकल्स आ गए, कॉन्स्टिट्यूशन आ गए, क्योंकि ये सब चीज़ चेक होता है, जो सब्जेक्ट जैसा है उसका आंसर वैसा होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो सेकेंड पार्ट क्या पूछा, 2021 में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, यहाँ पे क्या है, तो ये अगर हमें पता है तभी, मतलब अब ये क्या है, एकदम से करंट अफेयर्स उसी साल का नहीं है, लेकिन पीछे से क्या आपको, अगर आप यहाँ पे टच में हो करंट अफेयर्स के, तो आप बोलोगे कि भाई ये एबॉलिश करता है, मर्ज करता है सेवरल ट्रिब्यूनल को। एग्जाम्पल भी जब ये न्यूज़ में था कि फिल्म सर्टिफिकेशंस, एयरपोर्ट, इसके लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल बना के रखे, बोले कि भाई इसको थोड़ा सा मर्ज कर दो, इतना ज़्यादा ट्रिब्यूनल रखने की ज़रूरत नहीं है। इवन इसमें चेंजेस किया गया है कि सीधा ट्रिब्यूनल जब भी कोई अवार्ड देता है, इसको हम अवार्ड बोलते हैं, जजमेंट नहीं बोलते,
तो वो ना बाइंडिंग होता है, मतलब मानना ही मानना है। लेकिन ये जाके आप अपील नहीं कर सकते थे हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे क्या किया, ये रिफॉर्म्स किया गया और बोला है कि ये अपील सीधा जा सकता है हाई कोर्ट में, शिफ्ट टू हाई कोर्ट दे दिया है। तीसरा, इसमें यूनिफॉर्म टेन्यूर दे दिया है, मतलब अलग अलग ट्रिब्यूनल के अलग अलग यूनिफॉर्म नेचर की, कोई 2 साल के लिए है, कोई 3 साल के लिए, ऐसा नहीं है, एक यूनिफॉर्म टेन्यूर बना दिया। और अपॉइंटमेंट प्रोसीजर्स जो है इसमें एकदम से यूनिफिकेशन लेके आने के लिए या फिर इसमें यूनिफॉर्म लेके आने के लिए ये सारे रिफॉर्म्स किए। कम से कम अगर कोई न्यूज़ में एकदम से उसका कनेक्टेड है तो ये 3 पॉइंट तो वो लिख ही सकता है। और इसका इम्पैक्ट भी आप बता सकते हो कि ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन लेके आया, रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी, ये वर्ड डालनी चाहिए, जुडिशरी को लेके कम से कम इतना ज़्यादा जो बर्डन उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट यहाँ पे ऐसा डिस्कस करना था। कंक्लूजन में देखो आपको देना है, क्योंकि इसमें बोला है कमेंट करो। कमेंट मतलब आप कमेंट कैसे करोगे, सोच के देखो कि आपको कमेंट करना कब आएगा, जब आपको इसके बारे में पता है। और लास्ट में आप बोलोगे कि ऐसा ऐसा है, तो ट्रिब्यूनल्स, लेकिन आप बोलोगे कि स्पेशलाइज्ड जस्टिस तो है, लेकिन आपको ये भी बताना है कि कोर्ट और रिफॉर्म्स मस्ट बैलेंस, कि जिसमें ये रिफॉर्म्स अगर कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ऑटोनॉमी और एक्सेसिबिलिटी और ज़्यादा रहे। ठीक है, तो कुछ भी आप इसमें थोड़ा एक कंक्लूजन में लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इसमें एग्जाम्पल्स को ऐड करना। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया था, अभी आपको प्रोसेस क्या करना है क्वेश्चन देखते साथ, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट याद करनी है। ये ना आपको एकदम प्रैक्टिस से आएगा, एकदम से याद आएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन दिया है, 4 से 5 सब्जेक्ट इसमें है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, आपका IR है, गवर्नेंस है। तो क्वेश्चन देखते साथ ना सबसे पहले दिमाग में अपने आप को वो सब्जेक्ट में लेके आओ। तो क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अंदर कौन से सब टॉपिक, फिर उसके बाद आपको वो आंसर करने में आराम आ जाएगा। सबसे पहले देखो कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, इसका मतलब ये आपका डायरेक्टिव है, कंपेयर भी करना है, कॉन्ट्रास्ट भी करना है, मतलब सिमिलैरिटी भी बतानी है, डिफरेंस भी बताना है। किसके ऊपर, टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन क्या है, प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन। अब ये किसके अंदर आएगा, आपका पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आएगा। उसमें से कौन से पार्ट के ऊपर आएगा, प्रेसिडेंशियल पावर। प्रेसिडेंशियल पावर बहुत सारे होते हैं, फंक्शंस कौन से पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, और इसमें एक पार्डनिंग पावर भी है। इन इंडिया, इन US, तो बोलता है कि आप सीधा इसका डीकोड कर लो जल्दी से, पेंसिल से आप ये क्वेश्चंस के साइड में लिख भी सकते हो कि भाई इंडिया एंड US के प्रेसिडेंट को कंपेयर करना है। जितना जल्दी आप उसको शॉर्ट करोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। देन दूसरे पार्ट आपको ये भी आना है, सेकेंड पार्ट भी, आर दे, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि लिमिट इन दिट बोथ, आर दे एनी लिमिट टू इट इन बोथ कंट्रीज, मतलब क्या उनके पास कोई लिमिटेशन है, सेकेंड पार्ट। तीसरा पार्ट भी है, व्हाट आर दी, क्या दिया ये, प्रिमेटाइज दिस पार्डन, ठीक है, ओके, प्रिमेंटिव, ओके फाइन, सो ये दिया है इसमें, ठीक है। तो आर दे आर लिमिट टू इट, तो 3 पार्ट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये दिमाग पे रखना, हम लिखने जाएंगे हम एक ही पार्ट के अंदर घूम जाएंगे, हमें डिस्कस भी करना है, सिमिलैरिटीज़ भी बताने हैं, उसको लेके बताना है कि क्या उनके पास कोई लिमिट है या फिर इसमें क्या क्षमता या क्षमा करने की इनका पावर क्या है, ठीक है। तो पार्डनिंग पावर, इंट्रोडक्शन क्या होगा, देखो इंट्रोडक्शन में एज इट इज़ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल के साथ को आपको इंट्रोड्यूस करना है इसको, तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस का कहाँ से आया, कंपैरिजन ऑफ इंडिया, ठीक है, विद अदर कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों पूछा गया, US में प्रेसिडेंट इलेक्शन था, ठीक है, उसमें कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसलिए देखो US ऐसे ही लास्ट ईयर भी आया था, जब भी कोई देश के साथ में कोई प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन होता है, कहीं ना कहीं से UPSC को आइडिया आ जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक इंडियाज यहाँ डेथ पेनल्टी केसेस को लेके डिले कर रहा था, ये भी एक केस यहाँ पे आप जोड़ सकते हो। तो इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, पार्डनिंग पावर कहाँ दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप बोलोगे कि सबसे पहले, तो मैंने बोला ना 3 तरीका है इंट्रोड्यूस करने का। अब वो कौन से सब्जेक्ट में लगाना है, गवर्नेंस होता तो डेफिनेशन लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे आप आर्टिकल लिखो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिखा है कि पावर टू पार्डन इज एन एसेंशियल सॉवरिन फंक्शन एंश्योरिंग जस्टिस विद मर्सी, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में दिया है, आप ये भी लिख सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
प्रेसिडेंट को एक पावर है कि वो पार्डनिंग कर सकता है। पार्डनिंग क्या होता है, किसी को भी माफ़ कर सकता है। डेथ सेंटेंस है तो वो इवन इसको कोई सज़ा ही नहीं मिले, ये हो सकता है। अंडर आर्टिकल 72 यहाँ पे दिया गया है ना। तो आप इसके साथ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब देखो कंपेयर करना है, तो आप ना ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया और सीधा बॉडी पे आ गए, आपको वो पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल आपको ना एक आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म किया, तो पैराग्राफ चेंज करके आपको वो लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लाइन है जो क्वेश्चन में पूछा है कि though there is a lot of difference between US president and India's president, but they also have the similarities. So even similarities को जब डिस्कस करने जाओगे तो ये लिख सकते हो, अदरवाइज आप डिफरेंसेस को करना, ठीक है। लेकिन वो लाइन कनेक्ट करो, इंट्रोडक्शन और जो आप बॉडी में डिस्कस करने वाले हो उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखे, जब भी आंसर लिखते हैं क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन अलग छोड़ दिया, बॉडी में आगे सीधा। अरे यार कोई कनेक्शन ही नहीं होता, बीच का एक दो सेंटेंस वहाँ पे जो है कनेक्शन का होना चाहिए। तो अब कनेक्शन पार्ट आपने यहाँ पे डाला एक सेंटेंस। अब देखो कौन से पॉइंट्स आप इसमें लगा सकते हो। इंडिया के रेस्पेक्ट में प्रेसिडेंट यहाँ पे पार्डनिंग दे सकता है, तो क्या क्या प्रोविजंस है, रिप्राइव, रेस्पाइट, रेमिशंस, ठीक है। इसको डिफाइन करने को नहीं बोला, एक एक लाइन में आप लिख सकते हो। देन अपील्स टू कोर्ट मार्शल भी प्रेसिडेंट के पास में होता है। डेथ सेंटेंस वो दे सकता है, डेथ सेंटेंस को पार्डनिंग कर सकता है, डेथ सेंटेंस जो सुप्रीम कोर्ट देता है, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को पार्डनिंग दे दिया, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशरी वापस इसको जुडिशियल रिव्यू करता है। जैसे केसेस है हमारे पास, अब पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो केसेस डालने ही हैं, हमें केसेस को भी रटना पड़ेगा कि कौन से केसेस जो है आप इसको हर एक चैप्टर वाइज आप केस को कनेक्ट करते जाओ। केस के लिए आप कोई मटेरियल यूज़ कर सकते हो, केस के लिए जो करंट अफेयर्स में कोई केस आता है उसको लिख के रख सकते हो। तो एक आपको एडवाइस है, जब भी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के एक चैप्टर आप कंप्लीट करोगे उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स थोड़ा देख लेना, ठीक है। उससे रिलेटेड केसेस को भी लिख के रख दो साइड बाय साइड, ताकि आप जब मेंस लिखने जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अभी यूएसए का प्रेसिडेंट क्या करता है, वाइड पावर है, लेकिन कौन से अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अंडर आर्टिकल 2 सेक्शन 2, इतना तो पता नहीं होगा लेकिन फिर भी, तो पार्डन दे सकता है फेडरल क्राइम्स को, लेकिन इम्पीच नहीं कर सकता एक्सेप्ट इम्पीचमेंट, ठीक है। वेरी ब्रॉड होता है, लिटिल जुडिशियल रिव्यू होता है इसमें। अब ये ना आपको कंटेंट आपको मिल जाएंगे, जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर किया गया है हमने बहुत सारे जो है देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। लेकिन जो हम भूल जाते हो ये कि आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को आप प्लीज़ कंपेयर करके पढ़ो, क्योंकि ये दो चीज़ ऐसे होते हैं जो हमारे पास इंडिया में भी है और बाकी देश के साथ में इसको कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू। देन उसके बाद कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि इंडिया का पार्डनिंग पावर जो लिमिटेड है, रिन्यूएबल। अब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कैसे लिमिटेड है, क्या है। तो इस तरीके से आपको कंक्लूजन में लिखना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो फिर आंसर लिखना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, डिस्कस द नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट 2019। बोला है डिस्कस करने के लिए, सबसे पहले इसको अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को, डिस्कस, फिर नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, और वर्ड को राउंड करो। आफ्टर बोला है, कब, आपको ना पढ़ते पढ़ते इसको डिकोड करो कि भाई जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया था 2019 में, उसके बाद क्या हुआ है ये बता रहा है कि अब बताओ लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे चल रही है। तो आप जरा सोचो कि आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे इससे पहले कैसा था और इसके बाद अभी क्या हुआ, क्योंकि अगर केवल आप अभी 2019 के बाद में क्या हुआ बता दोगे तो आंसर कंप्लीट नहीं लगेगा। कभी भी जब आपको कोई चीज़ चेंजेस हुई है तो उससे पहले वाला कंडीशन बताया करो, कम से कम हल्का से एक हिंट दे दो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बोला है ब्रीफली डिस्क्राइब द पावर एंड फंक्शन ऑफ असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो डिकोड करके आपसे क्या पूछा गया, आपको क्वेश्चंस कैसे जल्दी से वहाँ पे पेंसिल से या पेन से आप लिखना है कि आपको डिस्कस करना है 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद में क्या हुआ, और साइड बाय साइड कि फंक्शंस कैसे हैं, अभी उसके फंक्शंस डिस्कस करने हैं असेंबली, ठीक है, कि वो क्या क्या अभी कर सकता है, उसको क्या क्या अथॉरिटी दी गई है, ठीक है। ये आपका डिकोड ऑफ द क्वेश्चन हो गया। किस में से आया,
पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में से आया। अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल के ऊपर ऑनगोइंग डिस्कशन तो चल ही रहा था, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में टॉपिक, मेन टॉपिक जो क्वेश्चन का है वो लिखना है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 किस लिए बनाया गया। ये क्या करता है, बाइफिकेट करता है। कौन सा बाइफिकेट मतलब बांटता है, सेपरेट करता है। यूनियन मतलब पहले वो जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, तो आप बोलोगे इट इज बाइफिकेटेड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन किसमें, दो यूनियन टेरिटरी में, एक लद्दाख विथ लेजिस्लेचर विदाउट लेजिस्लेचर और एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। बट इतना ही आपको इंट्रोडक्शन में देना। इंट्रोडक्शन एक टॉर्च लाइट की तरह होना चाहिए, जला और बुझ गया। लेकिन वो जला तो भाई रोशनी आ गई, उससे पता चल गया एग्जामिनर कि भाई भयंकर वाला अभी आंसर देने वाले हो नीचे, ठीक है। तो उसको बस एक आइडिया दे दो कि भाई ये क्वेश्चन ना इसके ऊपर था, देखो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप बोलोगे इसके क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो नेचर ऑफ असेंबली क्या है, सिमिलर टू दिल्ली। तो आप बताओगे कि ये एक्ट से क्या हुआ, दिल्ली एंड पुडुचेरी में जैसे हमारे लेजिस्लेटिव होता है उसी तरह इसमें बना दिया गया। इसमें भी इलेक्टेड बॉडी है लेकिन उनको लिमिटेड पावर दिया गया। इसके फंक्शंस क्या है और पावर क्या है, ये लोग लेजिस्लेट कर सकते हैं, मतलब लॉ बना सकते हैं स्टेट लिस्ट में जो जो टॉपिक दिया है उसके अंदर। जैसे अभी तक बाकी स्टेट के पास में क्या पावर है, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर के अंदर में क्या पावर है, वही पावर अभी जम्मू एंड कश्मीर को आ गया। स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट आपको पता होगा 3 लिस्ट होता है, ठीक है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो जो टॉपिक है उसका लॉ कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर में जो टॉपिक है उसका लॉ कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में दोनों ही लॉ बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, ये 3 क्या करता है, हमेशा यूनियन गवर्नमेंट अपने पास रखता है। बोलता है अगर तुम लोग पुलिस को ही कंट्रोल कर लोगे तो फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हम किसके ऊपर रूल करेंगे, पुलिस को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है लेकिन यूनियन गवर्नमेंट अपने पास ये होल्ड रखा हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा केजरीवाल को पुलिस उठा के ले जाती है क्योंकि पुलिस जो है वो रहता है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में। जो तुम होगे चीफ मिनिस्टर उस समय, लेकिन पुलिस उसको उठा के ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रोल ऑफ बजट वो डिस्कस कर सकते हैं, गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम्स, ये सब। और वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो ओवर राइडिंग द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। अब गवर्नर क्या करता है, जब तक वो बिल में साइन नहीं करेगा तो वो एक्ट नहीं बनेगा। पहला गवर्नर भी उसी तरह वहाँ पे अब फंक्शन कर रहा है। इसका मतलब सारे स्टेट और सारे यूनियन टेरिटरी की तरह स्टेट जम्मू एंड कश्मीर भी अभी फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखो कि जम्मू एंड कश्मीर असेंबली रिप्रेजेंट, कंक्लूजन में बताओगे। लेकिन अभी ना आपको इसमें एग्जाम्पल भी अगर कोई ना कहीं कोई करंट अफेयर से ऐड हो गए तो आप कर सकते हो इसमें। और अगर पहले एक्ट बनने से पहले क्या था वो भी आप लाइटली अगर डिस्कस कर सकते हो तो कर सकते हो। ये सब आपको बुक में दिया गया है, पॉलिटी बुक में ये सब है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी थोड़ा सा पहले क्या था वो भी थोड़ा डिस्कस कर लोगे तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। ओके, क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एंश्योरिंग साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल। डिस्कस हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स एंड लिमिटेशंस इन दिस रिगार्ड। पढ़ते पढ़ते टायर्ड हो जाएगा। अब जल्दी से डिकोड करो। सबसे पहले क्या बताया मैंने, क्या ट्रिक बताया, सिलेबस कौन सा टॉपिक का है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें से कहाँ से आया, अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अब इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, अरे पहले क्वेश्चन क्या पूछा देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्रूशियल मतलब कि फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जितना लंबा क्वेश्चन उसको कट शॉर्ट करके क्या आप इसमें समझ रहे हो वो लिख दो पेंसिल से। बोला है कि अटॉर्नी जनरल का फंक्शंस या ड्यूटीज के बारे में पूछा है, ठीक है। कि यहाँ पे कीवर्ड्स क्या डालने हैं, एंश्योरिंग साउंड गवर्नेंस थ्रू लीगल काउंसिल। ये जो टर्म दिया है ना क्वेश्चन में, ट्राई टू यूज इट, कहीं ना कहीं अपने आंसर में लगाना कि साउंड गवर्नेंस के लिए, लीगल काउंसिल के लिए, इस तरीके से कहीं ना कहीं 1-2 स्टेटमेंट में या 1-2 पॉइंट में इसको लगा देना। फिर बोले नेक्स्ट पार्ट डिस्कस भी करो, हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब फंक्शंस बताओ, रेस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, ठीक है, और राइट्स भी बताओ और लिमिटेशंस भी बताओ। मतलब पॉजिटिव भी बताओ, ड्यूटीज भी बताओ, लिमिटेशंस भी बताओ। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शंस में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है।
तो आपको लिखना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 76। तो आप बोलेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76 इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया एडवाइजिंग द यूनियन गवर्नमेंट। बस इतना ही इंट्रोडक्शन है। अब ये क्यों आया था? एडवाइजरी रोल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल, हमेशा ही अटॉर्नी जनरल जो है अपने आप को, याद है सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहीं ना कहीं जज ने उसको बाहर बैठा दिया था, फिर उसके बाद में बहुत पूरे दिन तक वो बाहर बैठा रहा, ये सब भी केस भी आया था। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट की साइड से जब उसको बुलाया गया तो जो जुडिशरी ने फिर इसको क्वेश्चन करना शुरू किया, ठीक है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले इसको जरा सोच के देखो कि अटॉर्नी जनरल क्या करता है, एडवाइस देता है लीगल अफेयर्स के और लीगल मैटर को लेके गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव है, इसलिए प्रेसिडेंट को भी ऐड करना है यहाँ। देन रिप्रेजेंट यूनियन इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि अटॉर्नी जनरल है ना, एडवोकेट जनरल होता तो स्टेट गवर्नमेंट को केवल जो है ये कर सकता था, बट यहाँ पे वो स्टेट यूनियन सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। देन अंडर आर्टिकल 143 अगर मान लो कि गवर्नमेंट ने, ये क्या है 143, अगर प्रेसिडेंट ने कोई एडवाइस पूछा है सुप्रीम कोर्ट से तो वह एडवाइस प्रेसिडेंट खुद जाकर थोड़ी पूछेगा, अटॉर्नी जनरल आएगा, ठीक है। राइट्स क्या है उसके, तो राइट्स के बारे में भी अटॉर्नी जनरल को क्या राइट्स है, आपको पता है कि वो सारे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को अटेंड कर सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। ये एक ट्रिक भी मैंने बताया था कि इसको याद कैसे रखना है। यार वो थोड़ी ना मेंबर, वो घर का हिस्सा थोड़ी है, वो तो केवल सुन रहा है कि मुझे किस बारे में जाके कोर्ट में बोलना पड़ सकता है, तो उसको वोटिंग पावर नहीं दिया है। वोटिंग पावर उसको दिया जिसको जो पीपल्स ने जिनको चुन के भेजा है। तो वो राइट्स ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट याद रखना, ठीक है, इवन ऑन द पार्लियामेंट ऑल्सो। देन राइट, इवन वो कोई भी कोर्ट में जाके बैठ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि यूनियन को रिप्रेजेंट कर सकता है ना भाई। यूनियन गवर्नमेंट को जिसके पास भेजना होगा, यूनियन गवर्नमेंट को कैसे आपको इमेजिन करना, वो हमारे पेरेंट्स हैं, उसके कितने बच्चे हैं 28 बच्चे हैं और यूनियन टेरिटरी भी है 7, तो ये पेरेंट्स की हक है ना, कोई भी बच्चे का कोई भी रूम में जाके वो विजिट कर सकता है। बस इतना ही याद रखो, यूनियन गवर्नमेंट ने उसको इसीलिए भेजा है, ठीक है। तो याद ऐसे रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं। राइट्स टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग विदाउट वोट, लिमिटेशन क्या है कि जब गवर्नमेंट रहता है तभी ये रहता है, अगर गवर्नमेंट गिर जाएगा तो एडवोकेट जनरल का पोस्ट भी चला जाएगा। तो इवन नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, इंडिपेंडेंट पोजीशंस इसके पास है, ठीक है, कैनॉट डिफेंड, इसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप नहीं दिया है, लेकिन क्रिमिनल केसेस को बैकअप नहीं कर सकता अगेंस्ट गवर्नमेंट, और एडवाइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट नहीं दे सकता अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि ये फेवर ऑफ द गवर्नमेंट देना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हैंडल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था वुमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी, एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखते साथ वुमेन्स सोशल कैपिटल, ठीक है, वुमेन्स के ऊपर आया है, बोलता है अब इसमें कीवर्ड्स क्या है, सोशल कैपिटल, कॉम्प्लीमेंट्स मतलब पॉजिटिव बोलना है, एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। अब बताओ कि वुमेन कैसे एक सोशल कैपिटल है, ठीक है, और वुमेन्स एम्पावरमेंट इससे कैसे बन सकता है और जेंडर इक्वालिटी कैसे आ सकती है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को डिकोड करना है, ठीक है। तो कौन से पार्ट्स में से आएगा, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, और फोकस ऑन सेल्फ हेल्प ग्रुप, डिजिटल लिटरेसी एक्सेट्रा। तो इसमें देखो मैं पूरा इसको डिस्कस नहीं करूँगी, नोट्स इसमें दिया है, बट क्वेश्चन समझा रही हूँ कि वुमेन सोशल कैपिटल के ऊपर आपको देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आप या तो कैसे एक वुमेन सोशल कैपिटल है, तो आप उसके ऊपर बोल सकते हो कि वुमेन सोशल कैपिटल तब बन सकती है जब वो एजुकेशन, हेल्थ और पार्टिसिपेशन बने, उसका मतलब इंश्योर हो, इक्वालिटी में आए, ऐसे करके आप एज एन इंट्रोडक्शन दे सकते हो, या तो कोई रिपोर्ट या इंडेक्सेस दे सकते हो, ठीक है, रिपोर्ट से इंडेक्सेस दे सकते हो यहाँ पे। एंड फोकस आपको देना है कि कैसे एम्पावर हो सकता है, एजुकेशन से, गुड हेल्थ से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, डिजिटल कम्युनिटीज से। वुमेन्स का रोल बताओ कि कैसे वो समाज से जुड़ सकती है और फ़ायदा हो सकता है समाज को उससे, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। देन रोल ऑफ एम्पावरमेंट, तो आप बताओ कि एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है। तो ना यहाँ पे यूएन का एक डेफिनेशन है जिसमें वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके उन्होंने एक 5 साइड बताया है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ वर्थ, ठीक है, दूसरा
कंट्रोल ऑन ओन बॉडी, तीसरा ब्रिंग्स एबल टू ब्रिंग सोशल चेंज, ठीक है, और तीसरा सोशल रिसोर्सेस। इस तरीके से यूएन का कोई डेफिनेशन लेके भी आप बता सकते हो कि एम्पावरमेंट मतलब क्या होता है और क्या वुमेन्स इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है। तो आप बताओ कि पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, ठीक है, और जेंडर इक्वालिटी में कैसे वो आके जब तक नहीं जुड़ती है। इक्वालिटी इन एवरी स्पेयर, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल इन एवरी स्पेयर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको कनेक्ट करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ई गवर्नेंस के ऊपर था। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट have built the bias towards integrations than user centric design, ठीक है, एग्जामाइन करना है। मतलब कि ई गवर्नेंस कहाँ से आ गया, गवर्नेंस के ऊपर आ गया। टॉपिक क्या है, ई गवर्नेंस के ऊपर है। तो गवर्नेंस वाला टॉपिक में क्या करना है, डेफिनेशन देना है आपको। तो आप या तो लिख दो ई गवर्नेंस क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन का क्या डिमांड है, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैव अ बिल्ड अ बायस इन बिल्ड बायस टूवर्ड्स इंटीग्रेशन। एक्चुअली ई गवर्नेंस को हम पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे नेगेटिव बोल दिया, बोलते हैं ई गवर्नेंस ना थोड़ा बायस इंटीग्रेशन कर रहा है और इंटीग्रेशन दैन यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन। तो इसका मतलब आपको डिसएडवांटेज बताना है, प्रॉब्लम्स ऑफ ई गवर्नेंस बताना है। तो आपको डीकोड करना पड़ेगा क्वेश्चंस ऑन 3 स्फीयर। क्या इश्यूज पूछ रहा है या फ़ायदा पूछ रहा है या क्या करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको डीकोड करके बताओ कि यहाँ पे डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म्स में कैसे मतलब ई गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया गया और लेकिन तब भी प्रॉब्लम क्या आ रही है ई गवर्नेंस में। तो ठीक है, और उसको लेके याद रखना जब भी गवर्नेंस आएगा आपको गवर्नमेंट मेशर्स भी देना है। पूछा नहीं गया लेकिन एक फॉर्मेट होता है। आपको अगर इश्यूज आपने इसको डिस्कस किया है तो गवर्नमेंट मेशर्स बताने हैं। फॉर एग्जांपल मेशर्स में आप इसको स्कीम बताओगे, कोई एक्ट बताओगे, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है ये सब बताना है आपको। क्योंकि गवर्नमेंट के एग्जाम्स को आप अपेयर करे हो, अगर आप गवर्नमेंट की साइड से कुछ भी नहीं लिखोगे एफर्ट्स तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, है ना। चाहे चैलेंजेस बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। तो बायस टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पर डिजिटल इलिटरेसी है, ठीक है, चैलेंजेस हो जाता है, डिजिटल डिवाइड है, इलिटरेसी है, एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, किसी के पास इतना ज़्यादा इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती। आपको सोचना कैसे है, देखो ई गवर्नेंस के लिए क्या चाहिए, कोई डिवाइस चाहिए, ठीक है, डिवाइस चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो आप इसको देखो कि डिवाइस ही नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है, ठीक है। देन उसके बाद आपका इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, मतलब एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और आपका A3 होता है ना, अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, और डिजिटल डिवाइड है। तो आप बोलो कि इसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, ऐसा थोड़ी गवर्नमेंट ऐसे छोड़ के रखा है। तो गवर्नमेंट ने इसमें भारत नेट स्कीम एक लगाया जिसमें इंटरनेट फैसिलिटी विलेज तक पहुंचा गया। आपको कभी आपने कभी सोचा है कि जब मतलब पहाड़ी जगह से आजकल कोई यूट्यूब चैनल बना रहा है, ठीक है, आजकल इतना ज़्यादा ब्लॉगिंग कर रहा है, तो आप खुद सोचो कि उनके पास फैसिलिटी पहुंची है तभी वो इस तरीके से नेट का यूज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव ना। तो इसमें से आप बताओ कि इनिशिएटिव जैसे कि आधार लिंक करना, GST पोर्टल, ये सब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिजम्स में चला था क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। सो दीज आर दी सम डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस, आप इसमें बोल सकते हो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन perceived as being anti-state actors than non-state actor. Do you agree? Justify. Do you agree भी बोल दिया, justify. Justify मतलब आपको एग्जाम्पल देना है, इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल देना है। अब देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल देना है, मैं तो बोल रही हूँ हर जगह एग्जाम्पल दो। अगर यहाँ पे जस्टिफाई बोला है, इलस्ट्रेशन बोला है, इसका मतलब कंपल्सरी यहाँ पे एग्जाम्पल देना है आपको, तभी जाके आपको मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। बाकी जगह पे अगर एग्जाम्पल नहीं भी दो तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 नंबर जाएगा, बट यहाँ पे तो पूरे ही नंबर जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टॉपिक गवर्नेंस। कौन से टॉपिक से पूछा, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका इंट्रोडक्शन जाएगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, बॉडी में क्या जाना है, ऑफन मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि बीइंग एंटी स्टेट एक्टर बन गया है। तो सिविल सोसाइटी का क्या बोला है, इश्यूज विद सिविल सोसाइटी, सीधा डीकोड करो क्वेश्चन को, ठीक है। और यहाँ पे कीवर्ड्स यहाँ पे लगाना है, जैसे एंटी स्टेट एक्टर देन दी नॉन स्टेट एक्टर। तो स्टेट एक्टर मतलब कि स्टेट के तरफ से करने की जगह पे, काम करने की जगह स्टेट के अगेंस्ट में काम कर रहा है। स्टेट मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोल रही हूँ, गवर्नमेंट बोल रही हूँ। पॉलिटिकल डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड स्टेट, ठीक है। तो
नॉन स्टेट एक्टर की तरह। तो बोलता है एग्री है क्या आप, तो डू यू एग्री अगर पूछा है तो आपको यहाँ पे यस आई एग्री नहीं लिखना है, नो आई एग्री नहीं लिखना है, आपको लिखना है पॉजिटिव एंड ऑल्सो आपको लिखना है नेगेटिव इस टॉपिक के ऊपर, तभी आप बोलोगे आई एम एग्री और आई एम नॉट एग्री। दोनों साइड दिखाना है आपको कि सिविल सोसाइटी यहाँ पे ऐसे कर रही है और सिविल सोसाइटी ऐसे नहीं कर रही है। तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिया कि सिविल सोसाइटी क्या होता है, आपको डिफाइन करना है, गवर्नेंस का है तो डिफाइन करो। देन हमें टॉपिक में यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक की वाई परसीव्ड एज एंटी स्टेट आपको बताना है। कभी कभी क्या करते हैं ये सिविल सोसाइटी खुद यहाँ पे करप्शन पे इन्वॉल्व हो जाता है। सिविल सोसाइटी है क्या, सिविल सोसाइटी जो गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन वो पीपल्स के लिए काम करती है गवर्नमेंट के अलावा, ठीक है, जैसे एनजीओ हो गया एक्सेट्रा हो गया, तो ये लोग करप्शन में आ जाते हैं, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, तो कभी कभी थोड़ा प्रोटेस्ट में उतर जाते हैं। जैसे कि ये सिविल सोसाइटी जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उतर गई थी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब लेके आए थे, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म जब गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई एक्ट बनाता है उसके अगेंस्ट में उतर जाती है, ठीक है, क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट पॉलिसीज को करती है। देन एक्चुअल रोल एज नॉन स्टेट एक्टर यहाँ पे उनका क्या है कि इनको सर्विस डिलीवरी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पीपल्स ओरिएंटेड काम करना चाहिए, जैसे कि सोशल पार्ट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, डिजास्टर रिलीफ एक्सेट्रा, अवेयरनेस बिल्ड करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ रहते हुए पीपल्स के लिए काम करना चाहिए। तो ये अभी वो भूल गए, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को जब आप डिकोड करोगे तभी बेस्ट आंसर सोच पाओगे, अदरवाइज हम ना घूम जाएंगे, पूरा 2 पेज हमारा रह जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप इज अचीविंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट, देखो अंडरलाइन द कीवर्ड्स हियर, अचीविंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ठीक है, को डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन, मतलब 3 एस्पेक्ट से आपको यहाँ पे डिस्कस करना है ये पॉइंट्स को। एंड इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप बोला है, तो इसका मतलब डिजिटल पार्टनरशिप, ठीक है, आपको बतानी है कैसे उसमें म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, को डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, इसलिए इतने बिग बिग टर्म दिए ताकि आप इसको लेके डिस्कस करो, ये लेके पॉइंट यहाँ पे बताओ, एलॉबरेट करो, मतलब इसको और बढ़ाओ। तो सबसे पहले आईआर की क्वेश्चन है, आईआर का क्वेश्चन है, तो इसको अब आप क्या करोगे, इंडिया अफ्रीका रिलेशन के ऊपर करंट में जाना है आपको इंट्रोडक्शन में, कि रिसेंटली यहाँ पे कोई विजिट हुआ है, इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना है। देखो आप समझ रहे हो कि कौन से सब्जेक्ट में कैसे कैसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जाके आपको इंट्रोडक्शन में ही मार्क्स अच्छे मिल जाए। इंडिया अफ्रीका डिजिटल पार्टनरशिप के ऊपर आप यहाँ पे लिखने से पहले इंट्रोडक्शन में आप सीधा इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप के ऊपर बोल सकते हो, या करंट में इंडिया अफ्रीका का रिलेशनशिप कैसे ग्रो हुआ है, कोई एग्रीमेंट किया होगा इंडिया ने अफ्रीका के साथ, या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया होगा, या प्रेसिडेंट ने विजिट किया होगा, या अफ्रीकन नेशंस के कोई यहाँ पे आए होंगे। इंडिया अफ्रीका बोलते साथ याद रखना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से कोई भी देश हो सकता है, ठीक है, तो वो याद रखना, ठीक है। तो इंडिया एरिया ऑफ कॉपरेशन में आपको लिखना है कि ये ना बहुत करंट में है, कि टेली मेडिसिन हो गए, टेली एजुकेशन हो गया, ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे डॉक्टर्स कंसल्ट कर सकते हैं अफ्रीकन नेशंस के पीपल, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जैसे कि उनको इंडिया ने सपोर्ट किया है यूपीआई आधार लिंक प्लेटफॉर्म बनाने में, आईटी स्किल्स ट्रेनिंग एंड साइबर सिक्योरिटी में इंडिया जो है काम कर रहे हैं, दोनों मिलके म्यूचुअल बेनिफिट है भाई, दोनों को बेनिफिट है। अफ्रीका में यहाँ पे इंडिया अपने साइड से कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है, मतलब अच्छा नाम ले रहा है, लो कॉस्ट टेक्निक सॉल्यूशंस दे रहा है, ठीक है, एंड गुडविल के लिए इंडिया कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया को इसमें फ़ायदा होगा, इंडिया अच्छा नाम दे रहा है। कभी भी इंडिया अफ्रीकन रिलेशंस में ये सब टर्म्स बहुत अच्छे यूज़ होते हैं, गुडविल, मार्केट एक्सेस, और ये टर्म जो है ना साउथ साउथ कॉपरेशन, आपको पता है ये ब्राज़ील मतलब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका और हमारा जो साउथ एशिया, ये हमारा साउथ साउथ कॉपरेशन के अंदर में चलता है। और हाँ, इसको लेके अभी इंडिया अफ्रीका फॉरेन समिट हुई थी, कोलैबोरेशंस किया था हमने G20 में, ये सब आपको यहाँ पे लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विद दी वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहले तो ये वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आता है, ठीक है। पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म, एल्यूसिडेट, कहाँ से आया भाई, आईआर से आया। आईआर या तो सोसाइटी, सोशल जस्टिस भी आप इसमें लिख सकते हो, मतलब ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे कम हो रहा है, सिकुड़ रहा है। पोस्ट वॉर वर्ल्ड इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सॉवरेन नेशनलिज्म, थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री डाल दिया इन्होंने, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, पोस्ट कोल्ड वॉर
में ग्लोबलाइजेशन, तो कोल्ड वॉर कब हुआ था, या तो आप उसको लिख सकते हो, हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो हम कोल्ड वॉर कब शुरू हुआ वो लिख देते, हिस्ट्री का क्वेश्चन होता। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में पूछते तो इस तरह ईयर्स के साथ में लिखना था। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबलाइजेशन एक्सपैंड हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोल्ड वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर में नहीं चेंज हुआ, ये भी आप बोल सकते हो, है ना। अगर इंटरडिपेंडेंस नहीं होता तो अभी चाइना या तो इंडिया नहीं होता या चाइना नहीं होता, इस तरीके से हमारी जो है दुश्मनी चल रही है। राइट, तो बॉडी में अब क्या लिखना है कि प्रोटेक्शनिज्म कैसे, मतलब कि डिसएडवांटेज क्या है ग्लोबलाइजेशन का, प्रोटेक्शनिज्म कोविड-19 में कैसे डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये एक वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी चल रहा है कि अगर आप फ्री ट्रेड कर रहे हैं तो ठीक है, हमारे साथ भी करो, तो भाई हमारे पहले इक्वालिटी तो है। एक यहाँ पे यूरोपियन कंट्री है, अलग यहाँ पे इंडिया, फ्री ट्रेड कैसे कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, आप इसको पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझोगे तो आपको लिखना आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट में भी ये टॉपिक्स चला था। अब आता है 11 से लेके 20 क्वेश्चन का। 11 से लेके 20 क्वेश्चंस आपको 250 नंबर 250 वर्ड्स में लिखने हैं, 15 मार्क्स में लिखने हैं। 15 मार्क्स के लिए आपको 3 पेपर दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कितना बड़ा है, ठीक है। यही होता है कि टाइम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, इसीलिए जल्दी जल्दी सोचना है, जल्दी जल्दी पॉइंट कलेक्ट करने हैं और जल्दी जल्दी लिखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द fulcrum which act as an essential checks upon the high functionaries and citizens alike। यहाँ पे बता दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन व्यू ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था। अब इसको आपको डिफाइन करना है, एक्चुअली एथिक्स में आता है ऐसा क्वेश्चन, इन्होंने दे दिया सेकंड पेपर में। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। उसका एप्लीकेशन बताओ, एंश्योर बैलेंस बिटवीन जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मतलब फंक्शंस बताओ कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यहाँ पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को बताता है, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट लिखना है। देखो अगर स्टेटमेंट दिया इसका मतलब रिसेंट में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ आप इसको बोल सकते हो। या तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी बुक में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसको बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी एज एडहेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, कि भाई वैल्यू पकड़ के चलो कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको बस ऐसे इंटरप्रिटेट, इसको ऐसे लिख मत दो, इसको इंटरप्रिटेट करो कि भाई ये जो प्रोविजन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों दिया है, ठीक है। कि टेक्स्ट को लेके केवल अप्लाई मत करो, इसका इंटेंशन समझो। इट एक्ट्स एज सेफगार्ड अगेंस्ट कि कहीं कोई स्टेट खाली ऐसे लॉ कहीं अप्लाई तो नहीं कर रहा है, नहीं, स्टेट को ये लॉ का मतलब इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे कि सही, क्या ये लॉ सही है, तो इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी किस में दिखता है, रूल ऑफ लॉ पे दिखता है, इक्वालिटी बताता है, लिबर्टी बताता है, फ्रेटर्निटी बताता है, ठीक है। एंड इम्प्लाइज एथिकल एडरेंस, कि केवल जस्टिस नहीं है, एथिकल जस्टिस देना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब। और ये चीज़ यहाँ पे केशवानंद भारती केस, नवतेज जौहर केस, सबरीमला केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सामने लेके आया कि भाई आप इंटेंशन बताओ। वुमेन्स को सीधा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टेम्पल में एंट्री ना दे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि लॉ यहाँ पे उसके लिए ऐसा नहीं बनाया है। लेकिन राइट टू इक्वालिटी के अंदर जब इक्वालिटी आती है तो फिर क्यों नहीं मिलना चाहिए, तब कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की तरह जजमेंट यहाँ पे आया था, ठीक है। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस वर्सेस अकाउंटेबिलिटी, जज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव प्रेशर्स, अकाउंटेबिलिटी, बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। एप्लीकेशंस कहाँ पे होता है, ये बहुत ट्रिकी था, इसीलिए बच्चों का जो फेस उतरा हुआ था जब सेक्शंस बी इन्होंने किया, ठीक है। तो प्रिवेंट मिसयूज ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, आप इसमें आर्टिकल 21 भी डाल सकते हो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या प्रोसेस स्टेब्लिश बाय लॉ इज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Indian Constitution has conferred the amending power of the ordinary legislative institutions with a few procedural hurdle. In view of this statement, examine the procedures and substantive limitations on the amending power of the Parliament to change the Constitution. सबसे पहले decode करो, Indian Constitutions confer amending power of the ordinary legislative
इंस्टीट्यूशंस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में दिया है कि कैसे जो है लेजिस्लेट करना चाहिए। एग्जामाइन द प्रोसीजर, बताओ प्रोसीजर बताओ और इसका लिमिटेशन बताओ कि कैसे अमेंड करते हैं पार्लियामेंट में और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये क्यों आया था केशवचंद्र भारती केस? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को 50 साल हो चुके थे 2023 में। तो आर्टिकल 368 के अंदर में पार्लियामेंट को ये पावर दिया जाता है कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल। इस तरीके से इंट्रोडक्शन देके प्रोसीजर्स, लिमिटेशंस बताने कि क्या क्या आपके प्रोसीजर्स में, सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, देन आपके स्पेशल मेजॉरिटी, देन प्रेसिडेंट असेंट, ऐसे सब्सटैंटिव लिमिटेशंस ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते। कोर्ट डिमांड ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जुडिशियल पावर भी आ जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर है इसमें, जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू क्या करता है? अमेंड कहीं सही से हुआ है नहीं हुआ है उसको देखने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ कोलिजियन सिस्टम इन इंडिया। तो डिस्कस करना है कि कैसे कोलिजियन सिस्टम यहाँ पे आया है। क्रिटिकली एग्जामाइन करो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कोलिजियन सिस्टम का, जिसमें कि अपॉइंट करते हैं जजेस को एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड डैट ऑफ द यूएसए। बोलता है कि बताओ यूएसए और सुप्रीम कोर्ट का जजेस को अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो कोलिजियन सिस्टम्स कैसे इंडिया में आया, उससे कैसे जजेस को अपॉइंट करते हैं, इसके ऊपर इंट्रोडक्शन देना है। देन इसको लेके बताना पड़ेगा फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, थर्ड जज केस, इसमें से कैसे मतलब ये एक प्रोसेस जो अभी तक यहाँ पे बन के आया है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। यूएस सिस्टम्स में प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स, सीनेट्स कन्फर्म्स आफ्टर पब्लिक हियरिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, examine the evolving pattern of center state financial relations in the context of planned development in India। examine करना है कि पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन क्या है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी, पॉलिटी और इकोनॉमी को जोड़ दिया। बोलते हैं प्लान डेवलपमेंट में ये दोनों का फिनेंशियल क्या है, मतलब जीएसटी के ऊपर भी बताना है। ठीक है, हाउ फार हियर द रीसेंट रिफॉर्म्स इम्पैक्टेड द फिस्कल फेडरेशन। अब जीएसटी को लेके इशू चल रही थी ना, उसी तरह 15 फिनेंस कमीशन, तो फिनेंस वैसे कैसे दोनों जुड़े हुए हैं, तो फिनेंस कमीशन के थ्रू जुड़े हुए और जीएसटी काउंसिल्स डिस्प्यूट्स को रिलेटेड करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा। तो कैसे क्वेश्चन लिखना है, इंडिया क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है जहाँ पे असाइन किया गया फिस्कल पावर सेंटर स्टेट के बीच में और उसके लिए जो है इंस्टीट्यूशन भी बनाया गया। तो प्लान डेवलपमेंट, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन थी, फिनेंस कमीशन था, इन्होंने क्या किया, पूरा इकोनॉमी और फिनेंस को मिला के काम किया, ग्रांट्स भी दिया। लेकिन 1991 रिफॉर्म्स के बाद में टैक्स रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशंस, ये सब हुआ। रीसेंट रिफॉर्म्स देखा जाए तो 14 एंड 15 फिनेंस कमीशंस यहाँ पे टैक्स का डेवल्यूशंस ऑफ टैक्सेस करते हैं। जीएसटी जो है यहाँ पे लेके आया गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग लेके आया गया, ऐसे करके ये सारे को ऐड करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग द अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज एंड एडवोकेटिंग द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब सिलेबस ही आता है प्रेशर ग्रुप्स एंड रोल इन पॉलिटिक्स में, राइजिंग एक्टिविज्म्स हो रही है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया। तो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स कैसे, कौन कौन सी है, सिविल सोसाइटी के अंदर आती है, ये आपको लिखना है। तो ये कैसे एनजीओ और ये सब कैसे अवेयरनेस देता है, पॉलिसी इन्फ्लुएंस कैसे करता है, कम्युनिटी एक्शंस के साथ में काम करते हैं। ठीक है, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्स इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी ड्यू टू इनइक्वालिटी, सीधा डिस्कस कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। बोलता है पॉवर्टी इज नॉट द नेचुरल पॉवर्टी, इट इज़ अ सोशल पॉवर्टी। ठीक है, तो अब आपको इंट्रोडक्शन देना है ऑक्सफम रिपोर्ट कि इनइक्वालिटी परसिस्ट बट पॉवर्टी यहाँ पे कम नहीं हो रही है। अब देखो क्वेश्चन में आप एसडीजी गोल भी दे सकते थे, गोल नंबर 1, बट ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन ये नहीं है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, अनइक्वल एक्सेस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ को आपको थोड़ा बताना है कि पॉवर्टी क्यों इंक्रीज हो रही है। एट द सेम टाइम आपको ये भी बताना है
कि इनइक्वालिटी किसकी वजह से हो रही है, ठीक है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। In contemporary development model, decision making and problem solving responsibilities are not located close to the source of information and execution, defeating the objective of development. Critically evaluate. Decentralization and development model है ये। तो contemporary development model decision making and problem solving responsibilities are not located close to the source of information and execution. इसका क्या मतलब है? कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट ऑफन सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अभी आज के टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेवलपमेंट मॉडल्स में? तो इश्यूज विद सेंट्रलाइजेशन, डिसीजंस आप इसमें कैसे इफेक्ट हो रहा है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रहा है, तो गवर्नेंस के अंदर में आएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स को कैसे वन साइज फिट बोल रहा है, लेकिन हर एक को अलग अलग डिमांड होती है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस अलग होता है, और आपको बताना है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट को लेके, ओके। 18th क्वेश्चन। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज़ टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन द डिजिटल एरा। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया? चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड सोशल जस्टिस में आता है। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बताया है कि चैलेंज क्या फेस कर रहे हैं चिल्ड्रन ये डिजिटल एरा। मतलब सीधा डिकोड करो, क्वेश्चन पढ़ लिया, समझो कि इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन इन डिजिटल एरा, ये, ठीक है। तो इश्यूज मतलब कि चैलेंजेस मतलब इश्यूज। एग्जामाइन करो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को, अभी क्या क्या पॉलिसी से बताना है चाइल्ड को लेके। तो पॉलिसीज़ ऑन डिजिटल लिटरेसी या फिर डिजिटली कैसे प्रोटेक्शन दी जा सकती है चाइल्ड को। अब डिजिटल में याद रखना आपको बताना पड़ेगा, इसमें सोशल मीडिया, ठीक है, और उसी के साथ साथ बाकी सारे सोशल मीडिया को लेके ही मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। मेशर सजेस्ट करो और कमीशंस कैन टू टैकल दिस इशू। तो आपको डेटा देना पड़ेगा कि डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन से चाइल्ड कितना इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यहाँ पे आता है, इसको बनाया गया था 2005 में। तो ये बताता है कि चाइल्ड राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब लेकिन ये चाइल्ड बहुत ज़्यादा नेचुरल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वनरेबल हो गया। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? साइबर बुलिंग, ऑनलाइन एब्यूज़र्स, ठीक है, एडिक्शन टू गैजेट्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ये सब इशू है। तो ये ना सोचने से आएगा। कैसे सोचेंगे? सबसे पहले ये सोशल वर्ल्ड में कौन कौन रहता है, देखो आउटसाइड पर्सन रहते हैं, मैं थॉट प्रोसेस बता रही हूँ। चाइल्ड खुद रहता है, चाइल्ड एसोसिएटेड है अपने पेरेंट्स से। तो अब देखो इसमें से प्रॉब्लम लेके चलो, आउटसाइड वर्ल्ड से आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको साइबर बुलिंग, ठीक है, ऑनलाइन अब्यूज़ कहीं पे भी जाके दिख जाएगा। एडिक्शन, चाइल्ड के नज़र से देखोगे तो वो एडिक्शन आपको, वो पॉइंट आपको आ जाएगा। अब थॉट प्रोसेस क्रिएट करने के लिए कितने स्टेक होल्डर्स है इसके साथ आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, पॉइंट्स कम से कम माइंड में आएंगे। हेल्थ, चाइल्ड को खुद को लेके मेंटल हेल्थ इशू, ठीक है, एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट। जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, OTT बैठ के देखते रहते बच्चों के सामने। पहले ये सब चीज़ नहीं थी, आजकल वो भूल जाते हैं, बच्चे साथ में बैठे। वायलेंस बहुत कुछ होता है, बच्चा उसको कैच करता है, ठीक है, और साथ ही साथ प्रिवेसी रिस्क भी होता है। कहीं ना कहीं कंटेंट ओपन रहता है, बच्चा वहाँ जाके एक्सेस कर लेता है, पेरेंट्स का फ़ोन जो है उसको एक्सेस करने के लिए दे देते हैं। तो अब देखो जब आपने स्टेक होल्डर को बांटा तब जाके डिफरेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे आए, वरना आप इसको ठीक से पॉइंट्स करने। इसलिए मैं बोलती हूँ सोचने का तरीका डेवलप करो, पॉइंट्स ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है हमारे पास? IT एक्ट ही केवल है, पॉक्सो एक्ट है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस है, NCERT डिजिटल लिटरेसी मॉड्यूल्स है। मेशर्स इसमें आप सजेस्ट दे सकते हो कि कोलैबोरेट करो, कि टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स के साथ में कोलैबोरेट करो, गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करना चाहिए, चाइल्ड रिलेटेड सेफ कंटेंट डाले वो, अदरवाइज वो थोड़ा सा बैन कर दो। पेरेंट्स अगर अपने ID से देखो कि वो ID किसकी है, ठीक है, अगर वो चाइल्ड को यूज़ करने दे रहा है तो वी कैन हैव एन एक्सेस ऑन दैट। अवेयरनेस कैंपेन करना है पेरेंट्स को, टीचर्स को। स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम बनानी पड़ेगी, और चाइल्ड के लिए अलग से चाइल्ड फ्रेंडली डिजिटल हेल्पलाइंस बनानी पड़ेगी, जो कि बच्चा अपने आप को सेफ महसूस कर सके। क्योंकि कभी कभी बच्चा पेरेंट्स को भी नहीं बता सकता है,
बहुत सारी चीज़ें। और पहली बात तो चाइल्ड कौन होता है आपको बताना पड़ेगा, 18 साल से नीचे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स आर चाइल्ड। इंडिया हैज सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वाई इंडिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड कि 18 साल से हर एक बच्चा नीचे चाइल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19(1), एनर्जी सिक्योरिटी constitute the dominant kinship of India's foreign policy and is linked with India's overwhelming influence in Middle Eastern country. How would you integrate energy security with India's foreign policy and in the coming year? अब देखो क्वेश्चन लंबा एकदम, आदमी ना टायर्ड हो जाएगा। यूपीएससी का इंटेंशन समझो, ऐसा क्यों कर रहा है आपको टाइम। यूपीएससी का पूरा इंटेंशन ये है कि टू किल योर टाइम कम दो ताकि आप सोच ना पाओ और आंसर दे नहीं पाओ और यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दो, ठीक है। लेकिन अगर आपने यही चीज़ को अपना पॉजिटिव चीज़ बनाया कि भाई तुम कितना भी दो, मुझे पता है कैसे इसको आराम से समझना है, यही प्रैक्टिस हमें माइंड को करवाना है, इसलिए मैं डिकोड करवाती हूँ आपको क्वेश्चन। एनर्जी सिक्योरिटी, अब इसमें क्या बोला है देखो, एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट, सबसे पहले कीवर्ड्स इसमें क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट डोमिनेंट किनशिप ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। मतलब इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में आपको डिस्कस करना है एनर्जी सिक्योरिटी को लेके विद डिफरेंट कंट्रीज एंड लिंक विद इंडिया इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट, खास करके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में। हाउ वुड यू, सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी विद इंडिया फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है डिस्कस करो। आईआर का क्वेश्चन है। अब आप बोलो कि रिसेंट में करंट अफेयर्स में ये आया था, एनर्जी सिक्योरिटी क्या होता है, अनइंटरप्टेड सप्लाई एंड अफोर्डेबल प्राइसेस में इंडिया का ग्रोथ चले, ठीक है, और इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में सबसे आगे है, स्पेशली वेस्ट एशिया में। ये याद रखो, जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से लिखोगे तो आपको यहाँ पे वेस्ट एशिया लिखना है। यही सेम चीज़ है मिडिल ईस्ट क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है मिडिल ईस्टर्न, लेकिन आपको बताना है सेम मिडिल ईस्ट, जो भी आपका सेंटर यहाँ पे वेस्ट एशिया है उसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं। कौन बोलता है, वेस्टर्न कंट्रीज उसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं क्योंकि उनके लिए वो मिडिल में आता है, बट इंडिया के रेस्पेक्ट में इंडिया का वेस्ट में है वो, इसलिए हम वेस्ट एशिया पॉलिसी बोलते हैं या तो वेस्ट एशिया बोलते हैं। तो आप अपने आंसर में ये गलती मत लिखना, साइड में लिख देना मिडिल ईस्ट अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कंट्रीज, तब आपको एग्जामिनर समझ में आ जाएगा कि भाई बहुत नॉलेज है इसके ऊपर, ठीक है। कहाँ गया, ओके। तो यस, तो इसमें आपका अब देखो कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी में इंडिया डिपेंडेंट है, आपको बताना पड़ेगा एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। अभी प्रेजेंट में इंडिया किससे जो है एनर्जी मतलब ऑयल और ये सब इंपोर्ट करता है, तो आपको बोलना है कि इंपोर्ट ओवर 80% क्रूड ऑयल मोस्टली फ्रॉम गल्फ। फॉरेन पॉलिसी इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, सऊदी अरेबिया से अच्छा टाई अप कर रहा है, यूएई से अच्छा टाई अप कर रहा है, ईरान से, कतर से। तो ये कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग रिलेशन भी रख रहा है ईरान से, क्योंकि ईरान के पास में हमारा पोर्ट है, छाबार पोर्ट, ठीक है। और अगर यूएस ने सैंक्शन लगा भी है तो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमने ईरान को इम्पोर्टेंस दिया है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके मीटिंग में, जैसे कि IEA, IEF, IRENA। अब ये सब क्या है, थोड़ा सा आप इसको एक्सपैंड कर लो। और फ्यूचर में भी हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज देख रहे हैं, रशिया से भी और अफ्रीका से भी, कि भाई वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम अफ्रीका की तरफ चले जाए या रशिया हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को हार्म ना हो। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी इंडिया कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हमारे पास अपने पॉलिसीज़ है। एनर्जी डिप्लोमेसी भी हम इंडिया कर रहा है, साथ ही साथ बाकी कंट्रीज़ के साथ में, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चंस में लिखना था। अब देखो जो पॉइंट आपने देखा ना, ये सारे पॉइंट्स आपको इतने बड़े क्वेश्चंस के अंदर में बस इतना ही लिखना था, लेकिन अगर क्वेश्चंस में ही आप घूम गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, द रिफॉर्म प्रोसेसेस इन द यूनाइटेड नेशंस रिमेन्स unresolved because of the delicate imbalances of East and West and entanglement of the USA versus Russia-China alliances. Examine and critically evaluate an East-West policy confrontations in this regard. भाई कितना लंबा क्वेश्चन पूछ लिया, क्या बोलना क्या चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है,
ठीक है, आपको ना ये क्वेश्चन देख के आपको पता है कि भाई बोलना क्या चाह रहे हो, क्वेश्चंस डिकोड करने का मतलब यही होता है कि कहना क्या चाह रहे हो। अब देखो इसमें कहना क्या चाह रहे हो, रिफॉर्म प्रोसेस इन द यूनाइटेड नेशन, मतलब यूनाइटेड नेशन में जो रिफॉर्म्स किया है वो अभी भी अनरियलाइज्ड है, मतलब कि इंडिया को अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल्स में परमानेंट मेंबरशिप नहीं दिया है। बोलता है कि ये ना इसलिए हुआ है क्योंकि इम्बैलेंसेस है ईस्ट एंड वेस्ट को लेके, एंड ऑफ द यूएस इंडो रशिया चाइनीज अलायंस को लेके। बोलता है आप बताओ, तो अब इसमें क्या डिस्कस करना है, सीधा सीधा बात है, इंडिया का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट कैसे, मतलब यहाँ पे एक साइड कोई रोक रहा है, एक साइड कोई यहाँ पे पुश कर रहा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शंस में आप इसको करंट में ही बताओगे कि यूएन रिफॉर्म स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल्स एक्सपेंशंस रिमेन्स अनसॉल्व, क्योंकि यहाँ पे जियो पॉलिटिकल राइवरीज चल रही है, एक साइड वेस्टर्न पावर जैसे कि इजराइल, ठीक है, वेस्टर्न पावर मतलब यूएसए इसमें आ जाता है, और उसका प्रॉब्लम विद ईरान एक्सेट्रा, और रशिया चाइनीज़ ब्लॉक्स को लेके। एक साइड रशिया इंडिया को सपोर्ट भी करता है, चाइना ब्लॉक करता है। ठीक है, तो इसमें आप बोलोगे वेस्ट ईस्ट वेस्ट कन्फ्रंटेशंस यहाँ पे उनका ही अपना चल रहा है। इंडिया का स्टैंड यहाँ पे ये है कि इंडिया यहाँ पे चाहता है कि परमानेंट सिक्योरिटी उसको सीट मिले विथ इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान, चारों के साथ में इंडिया बैकअप मतलब वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। चैलेंजेस ये है कि वीटो पावर इज़ अ मेन प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि देखो 5 सिक्योरिटी मेंबर है परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में, कौन वो 5 में से अगर कोई एक भी अगर अगेंस्ट दे दिया ना वोट, या फिर वीटो पावर यूज़ कर लिया, मतलब वोट ही नहीं दिया, तो वो रिफॉर्म्स होने से रहा। नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि 5 जन है तो भाई मेजॉरिटी के बेसिस में ले लो डिसीजन, कि 3 ने हाँ कर दिया, 2 ने नहीं किया, तो भी रिफॉर्म्स हो गए। यहाँ पे अगर किसी ने होल्ड भी कर दिया ना तो भी रिफॉर्म्स रुक जा रहा है। ये प्रॉब्लम है सिक्योरिटी काउंसिल की। ठीक है, यहाँ पे वीटो पावर यूज़ हो जाता है। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन से आपको यहाँ पे ये करना है कि रिफॉर्म्स चाहिए भाई, बिग पॉलिटिकल चेंज चाहिए, क्योंकि जब यूएन बना था तब इंडिया यहाँ पे इंडिपेंडेंट ही नहीं हुई थी, बाकी सारे कॉलोनीज यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर में थी। अब जब यहाँ पे इतने सारी चेंजेस आ गई है, अफ्रीकन नेशंस इंडिपेंडेंट हो गया 1980s के बाद में, तब भी यहाँ पे वही 5 सिक्योरिटी काउंसिल्स मेंबर के साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ये आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन आपको क्या आइडिया देता है, करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है, करंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस को कैसे ऑन द स्पॉट आपको समझ के आंसर्स वहाँ पे फ्रेम करना है, आंसर्स को कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है, वो आंसर राइटिंग में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो एक सिविल सर्वेंट को क्विकली समझना भी है सिचुएशन को, साथ ही साथ सॉल्व भी करना है, सॉल्यूशन भी लेके आना है, और ये सारे प्रैक्टिस एक दर्शाता है कि आप एक प्रॉपर सिविल सर्वेंट की क्वालिटी रखते हो कि नहीं, यही टेस्ट करता है यूपीएससी। ठीक है, तो अगर आपने ये सेशन देखा है इसका मतलब आप प्रिपेयर हो नेक्स्ट मेंस लिखने के लिए। तो बी श्योर दैट आपने क्वेश्चन को समझा है, कंटेंट आपको और रेडी करनी है, करंट अफेयर्स के साथ जुड़ते रहो। नेक्स्ट कल वाले सेशन में हम जीएस पेपर 3 के साथ हम डिस्कस करेंगे, डोंट मिस दैट। थैंक यू सो मच।